बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मेडिकल इन्फो हब में आपको खुशामदीद। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही अहम टॉपिक स्ट्रोक यानी फालिज के बारे में। इसे आम ज़ुबान में पैरालिसिस भी कहा जाता है। स्ट्रोक यानी फालिज, जिससे बहुत से लोग अपनी उम्र के किसी हिस्से में जाकर अफेक्टेड होते हैं। हम बात करेंगे कि फालिज की वजूहात क्या हैं, इसकी कितनी इकसाम हैं और फालिज का अटैक होने के बाद खून पतला करने वाला इंजेक्शन कितनी देर के अंदर लगना चाहिए। अगर आप इस मालूमात से मुस्तफ़ीद होना चाहते हैं तो मेरे साथ जुड़े रहिए और मेरी वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। फालिज एक बहुत आम बीमारी है। तकरीबन पाकिस्तान में एक रोज़ में 1000 अफराद फालिज का शिकार होते हैं, यानी तकरीबन हर 1.5 मिनट में एक आदमी को फालिज हो जाता है और तकरीबन रोज़ाना 400 अफराद इस बीमारी से जाबहक होते हैं। फालिज एक संगीन तिब्बी हालत है जो इस वक्त होती है जब दिमाग में खून की फराहमी में रुकावट आती है या दिमाग के किसी हिस्से में खून का बहाव कम हो जाता है। इसके नतीजे में दिमाग के खुलियों में ऑक्सीजन और ग़िज़ाइयत की कमी हो जाती है और अगर फौरी इलाज ना किया जाए तो दिमागी नुकसान या मौत भी वाक़या हो सकती है। फालिज की बुनियादी 2 इक़साम हैं, इस्कीमिक स्ट्रोक एंड हेमरेजिक स्ट्रोक। हेमरेजिक स्ट्रोक को आम ज़ुबान में ब्रेन हेमरेज भी कहा जाता है। पहली किस्म यानी कि इस्कीमिक स्ट्रोक में खून का कोई लोथड़ा दिमाग के शरेयान को बंद कर देता है और दिमाग को खून की सप्लाई कम हो जाती है, जबकि दूसरी किस्म यानी कि हेमरेजिक स्ट्रोक में दिमाग में कोई खून की शरेयान फट जाती है और खून बहना शुरू हो जाता है। दोनों सूरतों में एंड रिज़ल्ट तकरीबन एक जैसा होता है, लेकिन दोनों में एक फ़र्क ज़रूर होता है। आम तौर पर जिन लोगों को अलामात आहिस्ता आहिस्ता ज़ाहिर हों, जैसा कि उनको महसूस हो कि उनका बाजू काम करना छोड़ गया है और थोड़ी देर बाद महसूस हो कि टांग भी काम करना छोड़ गई है और इसके बाद बोलने में तंगी महसूस हो, तो ये अलामात अमूमन पहली किस्म की वजह से आ रही होती हैं, यानी खून की नाली में कोई ब्लॉकेज या इन्फेक्शन हो गई होती है। इसके बरक्स अगर आपको अचानक महसूस हो कि अचानक से आपका दायां या बायां हिस्सा काम करना छोड़ गया है, तो आम तौर पर ये ब्रेन हेमरेज की निशानी होती है। ये अमूमन सेवेरिटी पर मुनहसर है कि अगर हेमरेज बहुत ज़्यादा होगा तो मरीज़ बेहोश हो जाएगा और अगर बहुत ज़्यादा नहीं होगा तो वीकनेस महसूस करेगा। अब बात करते हैं दायां और बायां साइड के फालिज के बारे में। तो अमूमन ये गुमान किया जाता है कि अगर आपके जिस्म के बाएं जानिब फालिज आ गया है तो ये ज़्यादा ख़तरनाक होगा, क्योंकि आपके बाएं तरफ दिल मौजूद होता है। लेकिन ये गुमान दुरुस्त नहीं, बल्कि दायां जानिब का फालिज ज़्यादा ख़तरनाक होता है। अमूमन जो राइट हैंडेड पेशेंट होता है उसका स्पीच सेंटर दिमाग में बाएं तरफ होता है, लिहाजा जब दिमाग की बाएं जानिब यानी लेफ़्ट साइड पे खून की सप्लाई मुतासर होती है तो दिमाग का लेफ़्ट हिस्सा डैमेज हो जाता है और लेफ़्ट हिस्से के डैमेज होने से मरीज़ की दाएं साइड पे फालिज होता है और साथ में स्पीच भी चली जाती है और मरीज़ को बोलने में दुश्वारी आती है, क्योंकि लेफ़्ट ब्रेन में हमारा स्पीच सेंटर होता है। स्पीच डिस्टर्ब होने की भी आगे 2 इक़साम हैं, एफेजिया और डिस्फेजिया। एफेजिया में मरीज़ की स्पीच बिल्कुल बंद हो जाती है, जबकि डिस्फेजिया में मरीज़ बोलने की कोशिश करता है लेकिन लफ्ज़ों की अदायगी सही तरह से नहीं कर पाता। इसके बरक्स अगर आप जिस्म के बायां हिस्से में फालिज है तो आपकी स्पीच को कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपके दिमाग की राइट साइड डैमेज हुई है, लेकिन मरीज़ की पहचानने की सलाहियत मुतासिर होती है। अब बात करते हैं फालिज के इलाज के बारे में। तो फालिज के मरीज़ को किसी भी सूरत घर पर ट्रीट नहीं करना चाहिए, जितनी जल्दी मुमकिन हो हॉस्पिटल ले जाना चाहिए। अगर आप फालिज के अटैक के 3 से 4 घंटे के अंदर अंदर मरीज़ को हॉस्पिटल ले जाएं तो मरीज़ को फ़ौरन खून पतला करने वाला इंजेक्शन लगाया जाता है, जिससे मरीज़ को कम से कम नुकसान होता है और रिकवरी भी बहुत जल्दी होती है। लेकिन अगर आप लेट भी हो गए हैं तो भी आपको हॉस्पिटल ज़रूर जाना चाहिए, क्योंकि कुछ और तरीक़ेकार मौजूद हैं जिनसे मरीज़ का इलाज किया जाता है।
इसमें दिमाग की बंद शरेयान को खोलने के लिए स्टेंट डाला जाता है, लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि मरीज़ को तकरीबन 6 से 7 घंटे के अंदर अंदर हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया जाए। जब मरीज़ हस्पताल से घर मुंतकिल हो जाए तो बहुत ज़रूरी है कि फ़िज़ियोथेरेपिस्ट से प्रॉपर फ़िज़ियोथेरेपी कराई जाए। बाज़ औक़ात मरीज़ ख़ुद एक्सरसाइज की कोशिश करता है, लेकिन इब्तदाई तौर पर सिर्फ फ़िज़ियोथेरेपिस्ट ही आपको सही एक्सरसाइज करवा सकता है। फ़िज़ियोथेरेपिस्ट से इलाज के बाद उमूमन सबसे पहले मरीज़ की टांगें ठीक होना शुरू होती हैं और फिर शोल्डर और कोहनी वगैरह। हाथों की बारी सबसे आखिर पर आती है। अब बात करते हैं फालिज के असबाब के बारे में। तो वो लोग ख़ास तौर पर जिनमें कोलेस्ट्रॉल का लेवल हाई हो, उनकी खून की शरेयानें फ़ैट जमने की वजह से तंग हो जाती हैं, जिससे फालिज का ख़तरा बढ़ जाता है। खून की नालियां तंग होने से नालियों में खून का प्रेशर बढ़ता है, जिससे ब्लड प्रेशर भी बढ़ जाता है और ये ब्रेन हेमरेज का सबब बनती है। आम तौर पर ज़ियाबतस की बीमारी, तंबाकू नोशी, गैर सेहतमंद ग़िज़ा, मोटापा और जिस्मानी सरगर्मी की कमी भी फालिज का सबब बन सकती है। जब किसी मरीज़ को एक बार फालिज का अटैक हो जाए तो अगला अटैक होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। लिहाजा फालिज की रोकथाम के लिए हमें ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करना चाहिए, सेहतमंद ग़िज़ा अपनानी चाहिए और रोज़ाना हल्की फुल्की वर्जिश करनी चाहिए। स्ट्रोक से बचाव मुमकिन है अगर हम अपने तर्ज़ ज़िंदगी को सेहतमंद बनाएं और फौरी इलाज को यकीनी बनाएं। इस पैगाम को आम करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस संगीन हालत के बारे में आगाह हो सकें। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।